चलो है ना, तो ये पोस्टर में डेली डिजाइन करता हूँ, है ना, आर्ट देख रहे हो क्या पहले कहाँ बरेली नहीं आज हाँ 15 मिनट पहले आ बरेली मन है मेरा, बरेली मन है, बच्चे बुला रहे हैं, चला जाओ, मन बहुत है, रंगी करी है बच्चे होना चाहिए, दो लोग चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, होली के संबंध में बच्चों में कमी हो जाती है, लेकिन आज इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक है, आज आ रहे नदी में बात भी समझेंगे और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 भी समझेंगे, मजा है, उससे पहले करंट अफेयर कवर करते हैं, है ना, और आज जनवरी वाले भी फिनिश करेंगे कई सारे क्वेश्चन। चलो भाई, पहला प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये कल का प्रश्न है, इसका उत्तर दे दीजिए, इसकी थीम क्या थी, ये कल का प्रश्न, आज 23 तारीख, हाँ भाई, इसका उत्तर है वाटरफॉल, इसका ये ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के द्वारा कि भविष्य में अगर तृतीय विश्व युद्ध वास्तव में हो गया, अब तृतीय तो हो ही रहा है, यूक्रेन और आपको पता है विवाद सब हो ही रहा है, लेकिन अगर हुआ भविष्य में वाद या लड़ाई हुई तो जल के लिए ही, ये बिल्कुल सत्यता है, इसलिए आप समझिएगा कि जितने भी देश हैं वो आपस में बैठ के जल को लेकर शांति समझौते अभी से करने को तैयार हो गए, क्योंकि 100% जल अगर है, मतलब 100 का मतलब पहली बात तो पृथ्वी पे 71% जल है, 29% भूभाग है, ये तो आपको पता होगा, अगर हम उस 29% को 100 माने, यानी उसमें से कितना पानी खत्म करना है, तो भारत के पास सिर्फ 4% पानी है पीने की, और पूरी पृथ्वी में तो 1.3% पानी है जो कि साफ है, आप पी सकते हो। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ये चीज नोटिस करिएगा। आपको याद होगा एक सम्मेलन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में समझाया था, एजेंडा 21 और 1992 रियो डी जनेरियो ब्राजील का। बेटा पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 92 में। उसी के अगले साल 1993 में जल को सुरक्षित करने के लिए शुरू कर दिया गया मनाना 22 मार्च को, क्या भैया, वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस। 220 करोड़ लोग जल संकट में हैं वर्तमान। 220, अगर 800 करोड़ की आबादी है इस पूरी पृथ्वी पे, तो 220 करोड़ लोग जो है वो जल संकट में। ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये आंकड़ा भारत के अंदर कौन जारी करता है, यानी भारत के अंदर जल का आंकड़ा जारी करता है जल संसाधन मंत्रालय, और ये आंकड़ा प्रतिवर्ष है जो ये कहता है कि 1121 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमें खर्च करने के लिए चाहिए। आप समझ रहे हैं, 1121 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी अगर कुल मिलाकर के कहें तो हम हर साल इतना पानी खर्च कर देते हैं जितने में आधा इंडिया बाढ़ ग्रस्त हो सकता है, मतलब छोड़ दिया जाए तो आधा उत्तरी भाग डूब जाएगा, इतना पानी एक साल में खर्च कर देते हैं आज। ठीक है, याद रखिएगा भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़, अभी तो 124 करोड़ है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार 140 आनी है। अगर 100% जल मान ले तो हम 4% जल खर्च कर दें। इसलिए भैया सेव वाटर ध्यान रखें और जल आपूर्ति पर खासा ध्यान रखें, जल का बचाएं। ठीक है, याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन और क्रिकेटर होते हैं ये कौन सा वाटर पीते हैं? 25,000 की बोतल, 40,000 की 1 लीटर, ये एल्केलाइन वाटर पीते हैं, ब्लैक वाटर। इसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। समझिए, विराट कोहली गाड़ी धुलता है, तो ये समझिएगा इन लोगों की एंडोर्समेंट फीस होती है। अभी वापस से आईपीएल शुरू हो गए हैं, पता ही होगा आप लोगों को, तो ये 200, 400 आईपीएल ही तो शुरू हुए ना। हाँ, तो भैया 200, 400 करोड़ रुपए का जो एक क्रिकेटर बिक रहा है एक साल के लिए, वो अगर 40 करोड़ पानी पे भी खर्च कर देगा तो कुछ नहीं जाएगा। तो तुम मत प्रयास करना 25,000 की पानी की बोतल का, तुम 800 वाली बोतल पी सकते हो जो पानी की नहीं। चलो, मार्च के कुछ संबंधित समझ गए? सही समझ गए। चलो बेटा, मार्च में याद रखिएगा संबंधित दिन का ये चार्ट है, इसमें ज्यादा नहीं, 22 मार्च वाला दिन मार्क है। अपने घर के कैलेंडर में इस तरीके से डेटों को भरने सबसे अच्छा तरीका यही है याद करने का, ताकि आपकी आंखों के सामने जाए। और जहां जहां थीम है वहां उस डेट के आगे अपने घर के कैलेंडर में थीम लिख लीजिए, याद रखिए। ठीक है, चलो अब आ जाइए इसमें, ये बहुत अच्छा प्रश्न। ग्रिड इंडिया, बेटा याद रखिएगा, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न क्या होता है ये मैं बताऊंगा। ये दिया जाने वाला जितने भी औद्योगिक
जो कि क्षेत्र में इंडस्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनको दिए जाने वाले दर्जे। लेकिन इसका उत्तर बताइए। आलोक ने उत्तर बता दिया, शिवांशी ने भी आ दिया और सपना ने भी। इसका उत्तर जो है बेटा श्री S.R. नरसिम्हन आगमन, ठीक है, क्योंकि लोग PVR नरसिम्हा बोल देते हैं, वो भी नरसिम्हन ही है, ये भी याद रखिएगा। तो बेटा ये S.R. नरसिम्हन के बारे में याद रखिए। पहली बात तो ग्रिड क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड किससे संबंधित है? विद्युत लाइन से। तो विद्युत लाइन किससे संबंधित होगी? विद्युत मंत्रालय से। विद्युत मंत्रालय जो कि मंत्री देख लीजिए, आपने बहुत कम ही इनको देखा होगा, क्योंकि कुछ मंत्री हम लोग कभी देख ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। बेटा इनका नाम है R.K. सिंह, यानी राजकुमार सिंह। याद रखिएगा। ये ग्रिड इंडिया क्या है? तो बेटा ये किसके अधीन में रहती है? इसका पूरा नाम है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ये विद्युत ट्रांसफर और प्रबंधन करती है, बत्ती कहां से कहां जाएगी, बत्ती कहां सप्लाई करती है, उसका सारा काम यही है, ठीक है। किसके अधीन आती है ये विद्युत? बेटा S.R. नरसिम्हन कौन है? तो बेटा ये चेयरमैन और MD है। किस कंपनी? चेयरमैन MD है किसके? ग्रिड इंडिया के। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की है बेटा, यहाँ लिखा है मिनी रत्न। तो सरकार ने कंपनियों के प्रोत्साहन हेतु उन्हें 3 प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया था। ये वर्गीकृत आप भी देख सकते हैं इस तरीके से। बेटा 1997 में सरकार ने कंपनियों के प्रोत्साहन हेतु वर्गीकरण कर दिया था, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहला है मिनी रत्न, सबसे छोटा नवरत्न मॉडल। 3-3 साल का आंकड़ा देखा जाता है। 3 साल के अंदर अगर कोई कंपनी 2 श्रेणी में विभाजित है, या तो 3 साल में एक बार 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ले, 3 साल में एक बार 30 करोड़ की कमाई, या लगातार छोटा प्रॉफिट जैसे 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ करके भी 3 साल में 30 करोड़ तक पहुंच जाए, तो उसको मिनी रत्न का दर्जा सरकार प्रदान करती है। कौन प्रकार करती है? सरकार। दूसरा आ जाता है बेटा नवरत्न। इसमें वो कंपनी आती है जो लगातार 1000 करोड़ का व्यापार करती है 3 साल में। और इसके बाद आ जाती है महारत्न, वो तो हम छोड़ ही दीजिए, वो सबसे ऊपर है, जिनका 25,000 करोड़ का टर्नओवर होता है 1 साल में, या 3 साल में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट प्रति वर्ष होता रहता है। बात आई समझ? मेरी बात फिर से समझिएगा बेटा। 1997 में, ध्यान दीजिएगा, 1997 में गवर्नमेंट ने कंपनियों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें अवार्ड देना शुरू कर दिए। तो उस अवार्ड की श्रेणी में 3 वर्गीकरण गए, मिनी, नव, महा। तो मिनी सबसे छोटा मध्य में, और सबसे ऊपर महारत्न। मिनी रत्न में 2 शर्तें हैं, या तो फैजान ने कंपनी खोली और एक ही साल में 30 करोड़ रुपया कमा लिया, तो इनकी कंपनी चली जाएगी मिनी रत्न की कैटेगरी में सरकार द्वारा प्रोत्साहन हेतु, या फिर ये बंदा 3 साल के अंदर टुकड़ों में 30 करोड़ का व्यापार करे, तो ये तो आ जाएंगे मिनी रत्न। बेटा नवरत्न के अंदर भी समय 3 वर्ष रहेगा, लेकिन लगातार इनकी कंपनी कितना प्रॉफिट करती है? 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000। और महारत्न का दर्जा तब मिलेगा जब 3 साल में इनकी कंपनी का टर्नओवर 25,000 करोड़ हो, या 5,000 करोड़ प्रति वर्ष। तो यानी 15,000 करोड़ 3 साल के अंदर, जिसमें 5-5-5 हर बार, या इकट्ठा 25,000 करोड़ एक ही साल में करके इकट्ठा हो। अभी तक भारत की बात करें तो महारत्न यानी 25,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियां कितनी है? 13। समझो मत कि 25,000 करोड़ बड़ी रकम है, भारत में बहुत अमीर है, कम से कम 13 कंपनियां। नवरत्न कितनी है? 16। और मिनी रत्न की श्रेणी में जो ऊपर ये है, ये इस श्रेणी में 2 है बेटा, नीचे देखिएगा, इसमें 58 और 11, 58 और 11। ये आंकड़ा याद रखिएगा, इस तरीके के आंकड़े किसी इसमें आ जाएंगे, लिख लीजिए फिर अगले प्रश्न के अंदर। तीनों सर यूनिकॉर्न अलग है, वो 1 बिलियन वाली कंपनी आ जाती है, वो अलग है, वो इस लिस्ट में नहीं आती सरकार वाले में, वो इंटरनेशनल रेटिंग में चली जाती है। हाँ यूनिकॉर्न बहुत है, फिजिक्स वाला है। उसमें जाने की कंडीशन ऐसी है कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है, एक्चुअल पैसा नहीं भी है, लेकिन आपकी कंपनी मार्केट में उतरी है, तो जैसे सोना होता है, तो आपके पास 1 किलो सोना है, आप बेचने नहीं जाते, लेकिन अनुमानित है कि ये इतने लाख तक का हो सकता है, तो ये हाँ, लेकिन ये बिलियन में वैल्यूएशन निकाला जाता है, हाथ में बिलियन रुपया ना हो, क्योंकि फिजिक्स वाले का इंटरव्यू सुनना, उसने एक्चुअल में ये बात कही, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे कंपनी की वैल्यूएशन है कि मैं अपनी कंपनी मार्केट में बेचने जाऊँ तो मुझे कोई इतना मिलियन पैसा दे देगा। ये बात समझने की, ये पैसा होना चाहिए एक्चुअली, इतना प्रॉफिट करेंगे, किताबों में दिखाएंगे। इसको लिख लीजिएगा। शुरू हुआ था 1997 में, ये सरकार कराती है, सरकार गवर्नमेंट, ठीक है। बता देना आवाज पंखे की वजह से सबके कान से भी ज्यादा करीब से निकलेगी।
श्रेणीवार लिख लिया सब? लिख लिया तो आगे बढ़े। और जो ग्रिड वाली कंपनी है ग्रिड इंडिया, वो किस श्रेणी में आई है? मिनी रत्न। याद रखिएगा, मिनी रत्न में आई है ग्रिड, उसे जोड़ के मिनी रत्न में संख्या हो गई 58। और वो कौन सी श्रेणी में? श्रेणी बन गई। लिख लिया? लिखो लिखो, तेजी शांत से। चलो भाई अब आगे बढ़े। सभी ने लिख लिया, ऑलमोस्ट। नहीं लिखा तो पड़ोसी कॉपी में झाँके। चलिए बेटा इसका उत्तर देखिए। ये आकाशवाणी सभी का एक समय फेवरेट रहा होगा, आपकी जनरेशन का नहीं, हमारी भी जनरेशन मतलब उस फेस में आई जब ये जा रहा था। गया नहीं, जिंदा गया। सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग करता है 120 भाषाओं में, कितनी बोलियों में, सबसे बड़ा नेटवर्क इसी के पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आकाशवाणी आज की ऐसी चीज है कि पुराने बरेली में चले जाइए तो चाय बनाते बनाते जो है वो आकाशवाणी की खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। और क्या मनमोहक अंदाज, मजा आता है सुनने। इसमें से अनामिका विनीत में से बेटा इसका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है कि एयर मतलब हवा और हवा मतलब चक्रवात, चक्रवात मतलब मौसम। उनके नाम के सम्मान के साथ में मौसम चक्रवर्ती। तो भैया ये एयर की है, ये लीजिए, ये रही, ठीक है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अपने पीलीभीत से भी एक अभिनेत्री निकली थी, उनका नाम भी मौसमी चक्रवर्ती था। मैनी जो पब्लिकेशन मैनी कलेक्शंस है, मैनी कलेक्शन के जस्ट पीछे एक एडवोकेट साहब रहा करते थे, उनकी बेटी का नाम मौसमी चक्रवर्ती था। और आप उन्हें इंटरनेट पे सर्च करिएगा, वो एक हीरो है जितेंद्र, उनके साथ मैक्सिमम पिक्चरें उन्होंने दी हैं, अभी भी एक्टिव है, बहुत सुंदर है, आप देखिएगा। तो वो पीलीभीत में रहती थी अपने फादर के साथ, वो लोग मूव कर रहे थे, जरूर सर्च करिए, ठीक है। हाँ, मैनी वालों को मकान बेच गए थे क्योंकि वो शायद उनकी मम्मी वगैरह नहीं थी और सिर्फ वही थी और उनके पापा थे। उसके बाद में वो लोग मौके मूव कर गए। मौसमी चक्रवर्ती डालो, आप लोगों ने जरूर किसी न किसी मूवी में देखा होगा, बहुत सुंदर एक्ट्रेस। अब नहीं तुम्हारी एज की है तो ध्यान दो इधर, ठीक है। अब मम्मी से मिलवाओ, नानी को। बेटा याद रखिएगा, इन मौसमी चक्रवर्ती जी की बात करें तो ये 1991 के अंदर क्या है भैया, बैच के अंदर रह चुकी है कौन सी? भारतीय सूचना सेवा। ये किसकी जगह लेगी? तो इनसे पहले कौन थे? वसुधा गुप्ता। भारत में सबसे पहला प्रसारण कब हुआ था? जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे में देश का पहला प्रसारण हुआ। बेटा याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेटा ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके पास खुद के कितने स्टेशन है? 420। ये कितनी भाषाओं में आकाशवाणी करता है? और लोकल बोलियों में कितने कार्यक्रम है? 179। जैसे किसान प्रोग्राम, चौपाल, खाद से संबंधित, बच्चों के लिए कहानियां सुनाना, इस तरीके के बस। आज भी अपने भारत के अंदर कई पिछड़े इलाके हैं जहाँ लोगों के यहाँ डिश नहीं है, लेकिन आकाशवाणी अपने टावर से उनको न्यूज और अपडेट करता है। चले जाओ, इस समय वैसे भी आपको पता होना चाहिए सोनम वांगचुक की मूवी भी चल रही है जिसमें पानी और नमक खा करके वो चीजें ऐसी, पता नहीं पता नहीं सुना बेटा। जिसके ऊपर 3 इडियट में जो आमिर खान ने कैरेक्टर दिखाया है वो व्यक्ति असलियत में है, कहाँ है? तो भैया लद्दाख के बारे में उसमें पढ़िएगा। उन्होंने 14-15 रिसर्च रखना है कि मैं सिर्फ नमक को पानी में ही जीवित रहूंगा। गवर्नमेंट से भी पूछने को डिमांड कर रहा हूँ। गुड, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा, इससे 420 स्टेशन, मुख्यालय नई दिल्ली, पहला प्रसारण 1923। वर्तमान में कौन है? मौसमी चक्रवर्ती जी, ठीक है। कौन बनी है मौसमी चक्रवर्ती जी? दोबारा इसकी महानिदेशक, महानिदेशक। लिख लिया? फ्लो चार्ट में 2-3 काम की बातें लिखते चलिएगा कि इसकी ऑल इंडिया रेडियो यानी कि भैया ऑल इंडिया आकाशवाणी का कौन बनी है? मौसमी चक्रवर्ती। भूलोगे नहीं, जहाँ एयर आएगा वहाँ मौसम आएगा, वहाँ चक्रवात आएगा। किस बैच की है? 1991, यानी कि वही 30-31 साल सर्विस में। देख लो तुम लोग कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो आगे। इसलिए ये दुनिया के अंदर एक ऐसी मात्र नौकरी है जिसमें आपको
बहुत ज्यादा एडवेंचर और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसे, वर्सिटैलिटी मिलती है, विविधता देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लिख लिया? और ये किसकी जगह बनी है? वसुधा गुप्ता की जगह। चलो बेटा बाकी चीजें नोट कर लेना। ये बताओ, ये बहुत अच्छा है, याद रखिएगा जब भी कोई ऐप लॉन्च होती है उस ऐप पे प्रश्न करते हैं वो आपने कई टीचरों के हाँ भाई, स्टीज नाम की, इसकी बेटा फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सिग्नल टेक्नोलॉजी वैल्यूएशन एडेप्टेशन ग्रुप। स्टीज ये किसके लिए बनाया गया है? थल सेना के लिए। बेटा क्या है ये? तो ये देखिए जरा, ये है, देखिए भारतीय सेना के लिए अलग से ऐप बनाई गई है। वो ऐप क्या करेगी? नेटवर्क साधने में, यानी कि क्वांटम की मदद से। आप कहोगे सर क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? बेटा क्वांटम कंप्यूटर होते हैं जो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री जैसे बड़े बड़े इक्वेशन और केमिकल बैलेंसिंग को चुटकियों में करने में सक्षम होते हैं। सीधी बात समझो, ये सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं जो बहुत जटिल से जटिल प्रश्नों और समस्याओं को आसानी से तोड़ मरोड़ कर देते हैं। भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, वो भी बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा मोदी जी ने 500 सुपर कंप्यूटर की मुहिम को चलाते हुए इंडिया के अंदर ऐरावत मिशन लॉन्च करा था। ऐरावत के अंदर हम एक सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं जिसकी रैंकिंग 500 सुपर कंप्यूटर में 75वीं अभी इस समय वर्तमान में, बनने के बाद और ऊपर चली जाएगी। तो अभी इंडिया सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इसका नाम है ऐरावत। हाथी से, इंद्र जी के हाथी का नाम ऐरावत है। इसके 2 सिर थे और 4 सूंड थी, ठीक है? इतना ही काफी है। हाँ भारत जीपीए जो मैंने पढ़ाया था लखनऊ में, ठीक है बेटा। ये लिख लिया इसकी फुल फॉर्म और याद रखिएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी पर निर्भर है ये ऐप। पिक्सेल और टावर यानी कि नेटवर्क विकास करने में, जिसे बोलते हैं सुदूर संचारण, सुदूर संचारण या सुदूर संचार, ठीक है? चलो आ जाओ, बहुत सारी चीजें ना आज। इसका उत्तर दीजिए। हाल ही में किसे बेटा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपने पीडीबी से कौन व्यक्ति खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री रहा है? चलिए, और वर्तमान में पीडीबी में किस संबंधित विभाग के मंत्री जी हैं? गन्ना एवं चीनी, गन्ना चीनी एक ही होता भैया। बेटा पीडब्ल्यूडी सुना है? पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण वाले सारे मामले ही होंगे। संजय भैया जिंदाबाद। सवाल है। दूसरी बात ये समझिए, हमारे यहाँ से, ठीक है, अब तो नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया, रियाज अहमद जी करके थे, वो खाद्य एवं प्रसंस्करण के मंत्री रहे थे, राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिला। वेरी गुड। हाँ, और याद रखिएगा वो ऐसे व्यक्ति भी एकमात्र थे जो मिलने गए थे जब लखनऊ के अंदर मायावती जी से, तो उनको ऑफिस से बाहर उठा के फेंकवा दिया गया था। फोटो आया था बाकायदा अखबार में, सब उनको उठाए थे, 13-14 लोग लगे थे, वो कमजोर ज्यादा थे। बहुत पुरानी घटना कुछ याद रहती है। चलो बेटा इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर है किरण रिजिजू। इसका उत्तर है, अब याद रखिएगा इन्हें ये भार क्यों सौंपा गया है, पहले इससे पहले देख लीजिए। इससे पहले जो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग थे बेटा, उनका नाम था पूर्व में पशुपति कुमार। तो मैंने ये याद रखा था कि भैया खाना खाए पशु, सम्मान के साथ बोलता हूँ, पहले इसे याद था। अब उधर भैया जो है वो किरण की आशा की नई किरण निकल के आई है खाद्य एवं विभाग में, मतलब फूड में। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर कौन आ गया वर्तमान में? किरण रिजिजू जी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश से। बेटा याद रखिएगा वर्तमान में इनके पास एक और पद है, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री इनके पास है। फूड वाला, यानी ये लोग ये जो आप देख रहे हैं खाद्य वाला, इसका अतिरिक्त भार इन्हें दिया गया है। क्यों दिया गया है बेटा? क्योंकि पशुपति कुमार दास जी को लोकसभा के चुनाव लड़ने जाना था। ये बोले मैं चलूं, बोले हाँ। समझ गए? बॉर्डर पिक्चर का मधुर संगीत। लो अभी वर्तमान में कौन क्या है देख लो। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला, परिवहन, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, यही है जो तुम्हारे बीएड की थोड़ी उम्मीद दे सकते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को पत्र लिखते रहे कि बीएड वालों को शामिल करते हैं 1 से 5 में, 1 से 5 में, है ना। इस बार जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म भरा है उनके साथ एक और दुख है। मुझे तो आलोक ने बताया कि सीटेट में 1 से 5 वाला गायब ही कर दिया, मतलब वो बैठने ही नहीं दे रहे।
इसलिए जिन लोगों ने पूर्व में मेरी तरह 1 से 5 और 6 से 8 जूनियर निकाल रखा है वो बहुत लाभकारी करा, क्योंकि अब तो वो अलाउ ही नहीं कर रहा। और बीटीसी उन्होंने बचाने का प्रयास करा, उसको भी वो कर दिया है उन्होंने, डीएलएड और बीएलएड की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया है। याद रखिए, अगर आपको अभी भी टीचर बनने का शौक है तो पीजीटी पे फोकस रखें, उसमें बीएड नहीं चाहिए होता है, उसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है। लेकिन अगर आप पीएचडी है तो उसमें इंटरव्यू में आपको वेटेज के मार्क्स मिलते हैं। हाँ, लेकिन टीजीटी में चाहिए होता है बीएड, पीजीटी में नहीं, यही मैं बता रहा हूँ। टीजीटी में ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए होता है, सही है। तो तुम्हारा बीएड खराब नहीं जाएगा, मुझसे पूछ लिया करना, मैंने भी बीएड कर रखा। यही एमजीबी आईयू से मेडलिस्ट हूँ। लिख लिया, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग हो गया। चलो भाई, ये बड़ा अच्छा प्रश्न। आज तुम्हें ये भी पता चल जाएगा यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है और इंग्लैंड में क्या अंतर है, शायद बच्चों को नहीं भी पता होगा बेटा। हाँ, इसका उत्तर है बॉन्ड। ये प्रश्न बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहला जो पहला आश्वेत मतलब समझते हो, जो व्हाइट नहीं है, नॉन व्हाइट है। मैं ब्लैक नहीं कहूँगा, वो निंदा, जो मतलब कहते हैं निंदा करना होता है इनकी भाषा में, लेकिन अपने यहाँ तो भैया नाम रख दिए जाते हैं, कलुआ कितने को जा रहा है। अगर कोई कुत्ता हल्का भूरा तो अपना भूरा, वरना ललुआ, वरना कालू। गांव वाले रंगे खुल के करते हैं, बोले कोई टेंशन नहीं है, बोले जो कालो ही तो है, कालो कह दी तो कालो। तो बेटा इसका उत्तर है वेल्स। और ये देखिए, इनको ये रहे, ये खुद बड़ा परेशान चिंतित है कि कैसे बन गया मैं। लेकिन अब आपको मजे की बात सीखनी है कि इन्हें बनाया क्या गया, तो समझिएगा। इन्हें वहां पे एक पद दिया गया, वेल्स के अंदर इन्हें आर्थिक नेता बनाया गया। अब आप कहोगे सर आर्थिक नेता की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों, तो समझिएगा कि पूरे के पूरे इंग्लैंड के अंदर जो पूरा यूनाइटेड किंगडम, वहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे ऋषि सुनक की है और उनसे ज्यादा वैल्यू राजशाही परिवार की है। लेकिन जिस भाग में वेल्स में इसको किनको बनाया गया है, वहाँ आर्थिक मंत्री की वैल्यू उतनी है जितनी पीएम की होती है। तो ये वहाँ सबसे ज्यादा लीडिंग पर्सन बने रहेंगे। अभी बताता हूँ, याद रखिएगा, इन्हीं का नाम है वान गिथिंग। बेटा ये कहाँ जन्मे थे? ये अफ्रीका में जन्मे थे, जाम्बिया। इनकी पैदाइश कब की है? 1974 की। कहाँ पर बने हैं? वेल्स में। वेल्स कौन सी कंट्री है? यूरोप में। और बेटा याद रखिएगा, इस वेल्स की राजधानी क्या है? कार्डिफ। वेल्स की करेंसी क्या है? पाउंड स्टेरलिंग। और यहाँ पर किसका शासन चलता है? चार्ल्स तृतीय। ये इन्फॉर्मेशन मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इसकी करेंसी वनडे एग्जाम में भले पूछ ले, टीसीएस भी पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा कैपिटल है कार्डिफ और करेंसी है पाउंड स्टेरलिंग। स्टेरलिंग, वाह, इसमें तमिलनाडु का स्टार्लिंग याद रखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया तो हुई। लेकिन फिर आगे बढ़ते, अभी बताता हूँ फिर इंग्लैंड और यूके में अंतर क्या है। तो याद रखिएगा, ये आर्थिक मंत्री बने हैं वेल्स के, और वेल्स के अंदर, और भैया ये पहले कहा कि आश्वेत व्यक्ति बने, पहले आश्वेत व्यक्ति जो नेता बने हैं। चलो बेटा ये देखो तुम्हारे पीछे है। तो मैं अगर कंफ्यूजन है कि यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम संयुक्त रूप से इनको बोला जाता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, और ये आता है वेल्स, और इधर आ जाता है नदर्न आयरलैंड। मैं जूम कर दे रहा हूँ। इन चारों को मिलाकर के बेटा यूके बोला जाता है। इन चारों को, क्योंकि यूनाइटेड का मतलब, जैसे यूएसएसआर का मतलब 15 देश जुड़े हुए थे, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसे यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो इन्होंने ये 4 भागों को, 4 हिस्सों को, 4 रियासतों को जोड़ के अपने आप में बनाया था यूके। जब भी कोई तुमसे कहे यूनाइटेड किंगडम, तो तुम्हें बोला अच्छा तुम 4 जगहों की बात कर रहे हो। आयरलैंड का कौन सा भाग? पश्चिमी नदर्न, और बेटा स्कॉटलैंड और वेल्स और इंग्लैंड। देखो ये कहाँ के बने हैं? आर्थिक मंत्री वेल्स के। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इंग्लैंड क्या होता है, इंग्लैंड, तो तुम्हें एक ट्रिक याद रखनी है, ये ग्रेट ब्रिटेन वाली। बेटा ये रहा, अगर तुम्हें कभी कोई ग्रेट ब्रिटेन पूछ ले, इंग्लैंड तो ये रहा, तो आपको ये याद रखना है बस, इसको काट। जब आप पश्चिमी आयरलैंड को काट देंगे, निकाल देंगे, तब आपके मुंह से निकलेगा ग्रेट ब्रिटेन। अब आई बात समझ? बस इतना अंतर है। यूनाइटेड किंगडम में चारों साथ में है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर क्रॉसिया चल रही है, काट दिया। तो ये जो भैया टेढ़ा वाला रटा है, ये याद है। वेरी गुड, आप समझ आया? फिर से बेटा, हम साथ साथ हैं तो तुम यूके हो, लेकिन हम साथ साथ नहीं हैं तो तुम ग्रेट ब्रिटेन हो। समझ गए? आदमी रिश्ते तोड़ने के बाद ही महान बनता है ना? चलो, इसमें कुछ अन्य रिश्ते शामिल नहीं है, देखें इधर आने दो इधर। अच्छा पारसी, कौन से ईश्वर या कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं, नाम बताओ।
उनके देवता का नाम है, देवता का नाम सही उत्तर बेटा, बिल्कुल उत्तर ठीक है। नवरोज या नवरोज जो है ज़ोरोस्ट्रियन उनके धर्म को बोला जाता है। वर्शिपर ऑफ फायरी बोलते हैं, जो आप बात बिल्कुल कह रहे हो बिल्कुल ठीक, लेकिन उनके एक देवता भी होते हैं। पहली बात तो ये नवरोज साल में 2 बार मनाया जाता है। चौंकने वाली बात ये है अभी मनाया जा रहा है, फिर से मनाया जाएगा अगस्त से नवंबर के बीच। देखो बेटा, ये 2 बार मनाया जाता है 1 साल में। इसके बारे में सभी संबंधित तथ्य पढ़ते चले। अभी कब मनाया जा रहा है? यह मनाया जा चुका है 20-21 मार्च को। अब कब मनाया जाएगा? 16 अगस्त 2024 को इसी वर्ष। बेटा ये पारसी समुदाय का होता है। फारस के राजा जमशेद की याद में मनाया जाता है। ये मेहर नामक देवता की पूजा करते। ये बात आई समझ में? इनका अपना कैरेक्टर होता है। पारसी समुदाय बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। जितने भी पारसी हैं बहुत सक्षम होते हैं। आपको पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने पारसियों से अत्यधिक प्रेम किया। इन्होंने करा था? हाँ ठीक है भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम तो कांग्रेस परिवार की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने जाएंगे और आपको एक चौंकाने वाला खुलासा मिलेगा। अगर आप जाते हैं और अगर आप थोड़े भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वोटिंग मशीन देख के घबराए नहीं ईवीएम, तो आप उस पर देखिए, अगर बड़ू गांधी जी को टिकट मिल जाए तो उस पर उनका पूरा नाम पढ़िएगा, क्या लिखा होता है? पता है क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? गलत समझिए, ये बात बड़ा गलत है। एक तरफ तुम आगे के चाहिए भाषण देके जा रहे हो, ऊपर से तुम नाम भी लगा के हल्के से वोट भी लेगा। जितना मुस्लिम्स को पर्सनली फेवर बीजेपी ने करा है उतना किसी ने नहीं करा। इसलिए ये जो दीवार बनाई गई है ना नफरत की, ये खाली हमें तुम्हें बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। पीछे बैठ के जिया जर्मन जी तय करते थे कि अरे भांजे को कहाँ से जितवाना है, कितने वोट से जितवाना है। सत्यता है, इसलिए याद रखिएगा, ये झांसे में मत पड़िएगा। बिल्कुल एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ कि पता चले हाँ फोन करके फैजान को मेरी तुम्हारी नहीं बनेगी 24 घंटे। फैजान भी देख लेंगे कौमी एकता जिंदाबाद। चलो बेटा, फिलहाल ये सब मनमुटाव अपने मन तक ना रखें, ये सब हंसी के बात है, लेकिन मैं आपको इनका असली परिचय देना चाह रहा हूँ। मैंने देखा कि क्या मासूम जनता जो है वो बकरी की तरह करती देखा करते हैं। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र है? बताओ क्या लग रहा है? लगा कौन दिया? वो बेचारा ऐसी आ जाता बोले मैं बैठी हूँ तुमसे कम। चलो बेटा, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ये लो, ये देखिएगा ये। और लॉन्च कहाँ करी गई है? दिल्ली जाकर करा है। ठीक है, कुछ पता नहीं कहीं भी लॉन्च करा। याद रखिएगा, ये त्रिनेत्र ऐप जो है, इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये जितने भी अपराधी हैं उनका डेटा रखेगा फेसबुक आईडी की तरह। उनके निशान चिन्ह, उनके पूर्व अपराध, उनकी दाढ़ी, उनका बियर्ड का स्टाइल, यहाँ तक कि उनकी आवाज भी, उन्होंने अपराध किस तरीके से करा, किस धातु से करा, किस हथियार से करा, किस उन्नी के चक्कर में करा, ये सारी जानकारियां त्रिनेत्र ऐप पर उपलब्ध रखी जाए वो नाम सब कुछ। अब आप अपने क्रिमिनल की ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं। आप क्यों नहीं, बिल्कुल त्रिनेत्र ऐप पे जाएं और आज ही लाभ उठाएं क्रिमिनल से मिलने का। सारी.com के परेशान है वो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गूगल ने ये कह दिया है कि भैया जितनी भी तुम्हारे यहाँ ऐप से पेमेंट होगा, इसका इतना 6% भाग हमें चाहिए। तो इस वजह से वो परेशान है, कह रहे हैं ये क्या तरीका है, 1000 में से इतना रुपया तो तुम ही ले जाओगे। और जबकि एक नियम है जिसे कॉम्पिटिटिव हमारे यहाँ पर होता है, इंडियन कॉम्पिटिटिव करके, ठीक है, डिपार्टमेंट होता है, तो वो प्रतिस्पर्धा को मैनेजमेंट करके रखता है, उसके अनुसार 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खैर छोड़ो, कोई अलग इशू है। अब आ जाओ इसका उत्तर। हाँ बेटा, सीमा भारतीय नाम नहीं है, बस उन्होंने सीमा नाम रख दिया। कहीं आप सीमा हैदर से प्रेरित हो जाए थोड़ा सा, देखिए सीमा पॉपुलर होगी। बेटा, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सीमा को लॉन्च किया था? वो है गूगल डीप माइंड। याद रखिएगा ये सीमा क्या है, तो इसके बारे में बस आप इतना याद रख लें कि ये 3D गेम भी खेल सकती है। और जब जिक्र 3D का आया है तो उस मस्जिद का नाम लेना जरूरी है जो जिला में बनी है, सऊदी अरेबिया में पहली 3D मॉडल द्वारा, यानी 3D से बनाई गई मस्जिद। और इसको किसने बनवाया? इसको एक महिला ने समर्पित किया है अपने दिवंगत पति की श्रद्धांजलि देने के लिए। ध्यान है, ये है, मैं माउस को जूम करके दिखाऊंगा, ऊपर के फैक्ट लिख लीजिए।
बेटा याद रखिएगा गूगल डीप माइंड, ठीक है, ये गूगल जो कि कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है, और बताया जाता है कि सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने के लिए उसने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करा है। उनका ही एकमात्र ऐसा ऑफिस है जो सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करता है। पूरा ट्रांसपेरेंट ऑफिस है शीशे के साथ, और पूरा जंगल की बीचों बीच टाइप बना रखा है, जैसे कैलिफोर्निया पहाड़ी इलाका है। दूसरी बात यह है कि अगर सीमा की बात करें तो स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट नाम है, ये 3D गेम भी खेल सकती है। और अगर 3D की बात हुई है तो याद रखिएगा सऊदी अरेबिया के जिला में पहली 3D हिंदू मस्जिद बना दी गई है, जो महिला दिवंगत पति की याद में, क्योंकि मस्जिद किसी ना किसी को डेडिकेटेड में करी जाती है। वैसे मुस्लिम से बच्चे बताएं कि वक्त क्या होता है। वक्त WA की वर्ड क्या होता है? वक्त दो तरीके के होते हैं। हाँ जैसे बताइए। ठीक है ठीक है, हिबा उल सिराज क्या होता है? नहीं पता, कोर्स करो ढंग से। चलो बेटा कोई बात नहीं। हिबा का मतलब तोहफा होता है, इधर मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, और वक्त मतलब होता है जब किसी के लिए डेडिकेटेड करो। दो तरीके के वक्त होते हैं। एक अगर आपने ये तय कर लिया कि मैं इस नियत तिथि में, नियत तारीख में ये मुतालिब कर दूंगा कि अल्लाह के नाम पे कुछ चला जाएगा, तो वो वक्त पे चला जाएगा, पुनः आपको नहीं मिलेगा। वक्त दो तरीके के हो सकते हैं, निजी भी और प्राइवेट भी। इनके में एक विवाद है कि महिला मुताबिक हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन वो सारे वो काम नहीं करेगी जो वक्त पे ऊपर वाले के दी। और अरे मुस्लिम लॉ में आता है भैया, PCHD में मुस्लिम लॉ आता है, कैसे नहीं करते, डिटेल जानकारी रहती है। लॉयर्स तुम्हारा कोई केस लड़ेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए ना। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो 3D गेम हो गया। चलो सर कोकरा, इसका उत्तर क्या है? नेपाल देश के किस स्थान को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? बेटा याद रखिएगा नेपाल देश, नेपाल देश, नेपाल देश की PM CM बता दो भैया कौन है? अब CM तो तुम छोड़ी दो, अलग अलग जगहों पे CM हो गए, लेकिन PM बता दो, राष्ट्रपति बता दो, और पोखरा किस इलाके में पड़ता है ये बता दो। लो ये रहा हमारा नेपाल का मैप, जिसके साथ हमारा एक विवाद हो गया था बीते वर्षों में। कोई बता सकता है नेपाल ने एक तो नक्शा जारी कर दिया था, उस नक्शे के अंदर किस नदी को लेकर विवाद था और किस चीज को लेकर विवाद था? याद आया? बेटा याद रखिएगा कैपिटल है नेपाल का काठमांडू, जो यहाँ से 863 किलोमीटर दूर है, जहाँ कैसीनो के लिए फेमस है। लड़के जुआ खेलने जा रहे हैं नेपाल, ठीक है। और नेपाल के अंदर पोखरा जो है, पोखरा ये भी पूरा जुए का ही घंटा है। और बीते वर्षों में कोविड के जस्ट बाद हमें देखने को मिला था पेट्रोल को लेकर के विवाद। हमने पेट्रोल सप्लाई काटनी पड़ी थी, लोगों ने बॉर्डर पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, और इनके यहाँ पर एक अजब गजब धंधा हुआ है। 2005 से पहले राजशाही, 2005 के बाद संविधानिकतावाद, संविधानिकतावाद के बाद फिर राजशाही आने का प्रयास, फिर संविधानिकतावाद। पता नहीं अपने यहाँ सरकार बना रहे फिर लूडो खेल रहे, जब छी आएगा सरकार बन, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जो तुम्हारे पापा की पसंदीदा हो सकती है, कौन थी? मनीषा कोइराला। अब तुम मत सोचना वो कैंसर से लड़के जीत करके ट्वीट कर चुकी है। उन्हें कैंसर हुआ था, लेकिन जब नेपाल ने अपने नया नक्शा जारी करा जिसमें काला पानी और ये सब विवाद हुआ था, तो उस समय पे उनका ट्वीट आया था कि हम छोटे जरूर हैं पर हमें दबाने की कोशिश मत करिएगा। इंडिया में 4 पिक्चरों के ऊपर बैन आता है वेब सीरीज पे। चलो देखो, याद रखिएगा नेपाल के PM कौन है? पुष्प कमल दहल। बेटा अगर पुष्प ही लिखना था तो कमल ही क्यों लिख दिया? पुष्प है, कमल जो जाए दहल। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, कैपिटल काठमांडू। छोटी बेसिक जानकारी है, याद रखिए, ठीक है। चलो भाई बढ़े आगे। चलो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग विवाद, जिसे मैं बोलूंगा RN रवि कंट्रोवर्सी। कल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर साहब की ग्रांट लगाई है, उनसे बोला है कि देखिए मैं तुम्हें लगातार वॉच करूंगा, ये मत सोचना हमारे आंखों कान बंद है, लेकिन अगर तुम्हें जरा सी भी हरकत करी और संवैधानिक स्तर से नहीं चले तो हमें तुम्हें आदेश देना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे हो ये क्या बड़बड़ा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने तुम्हें राज्यपाल जितना पढ़ाया है उतना कम समय में याद दिला दूं। याद रखिएगा राज्यपाल नाम का जो पद है वो कहाँ सृजित किया गया है? तो वो सृजित किया गया है आर्टिकल 163। याद रखिएगा पहले अगर भारत की बात करें तो 3 जोन ऑफ पावर होते थे। कौन कौन से जरा बताओ? ये कौन सा है? चेन्नई। ये कौन सा है? बंगाल। और ये कौन सा था? बॉम्बे। अरे आपको सुना होगा चेन्नई का पुराना नाम क्या था?
सुना होगा, मैंने आपको 1773 से जब पढ़ाया था, सुना बेटा, ध्यान दो, ऐसे कर रहा है सोइए नहीं, मजा आएगा, सोना नहीं है, हवा भी लग रही है और मौसम भी बढ़िया है ना। कोई बात नहीं, कभी कोई नींद आ जाती है, मैं ऐसे ही उठाता हूँ सब, रेली में भी ऐसे उठाता हूँ, 6-7 बच्चे नहीं जाते आप वहाँ नहीं गाँव। बेटा याद रखिएगा, राज्यपाल इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पाटिल। बाहर खड़ी रिक्शा लेके सम्मान से बोलो, आदरणीय आनंदीबेन। मैं तो और सम्मान से हुआ, उनसे मुझे गवर्नर मेडल मिला। बेटा सुनिएगा, सब अंग्रेज 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 भारत पर नियंत्रण कैसे करते थे? इन जगहों से पहले उन्होंने 3 जोन ऑफ पावर में अपने अलग अलग गवर्नर बिठा रखे, लेकिन 1600 में कंपनी का जब आगमन हुआ, उसके बाद में परिस्थितियां बदलती चली गई, तो 1773 में उन्होंने शुरू कर दिया था विकेंद्रीकरण के अपोजिट केंद्रीकरण। पहले भारत के अंदर विकेंद्रीकरण होता था, अब भी है, अब भी सरकारों को अगर देखोगे तो केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अंग्रेजों ने कहा कि इन 3 जगह गवर्नर बिठाने से बढ़िया है कि बंबई और मद्रास से उठा के शक्तियां बंगाल में स्थानांतरित करे दे रहे हैं, ताकि हम बंगाल के गवर्नर को काम बोलेंगे और वो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे स्थित कर देगा। तो गवर्नर का इतिहास पुराना ही अंग्रेजों को या केंद्र को या सरकार को फेवर करने वाला रहा है। मैं जिस चीज से जोड़ रहा हूँ वो समझिएगा कि गवर्नर का प्राचीन इतिहास भी ऐसा रहा है कि केंद्र में या उनसे ऊपर किसी को फायदा देने वाला, इसलिए कई बार गवर्नर को टोका जाता है और कहा जाता है एजेंट ऑफ सेंटर, सुना होगा आपने। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? किसकी सलाह पर? पीएम प्लस मंत्री परिषद। ऐसा कौन कर गया? तो ऐसा कर गई इंदिरा जी। कब? 1900 संविधान संशोधन में। मेरी बात समझते चलिएगा, वरना पहले बाबा साहेब ने राष्ट्रपति को इतनी शक्ति दी थी कि तुम गवर्नर को बनाओ। अच्छा, गवर्नर क्यों बनाया गया? क्योंकि गवर्नर किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। वो इसलिए कि जब भी राज्य के अंदर सरकार गिरेगी या राज्य के अंदर सरकारें लड़ेंगी तो ये बड़े बुजुर्ग की तरह कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे कि अरे यार छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी। लेकिन यहाँ उल्टा होगा, ये उल्टा राष्ट्रपति शासन लगवाने में भूमिका अदा कर रहे हैं और उल्टा इन्हें एक शक्ति बहुत मेहनत दी हुई है। क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, राज्यपाल को लेके 2 परंपराएं हैं, वो कहीं लिखी नहीं है। पहला, राज्यपाल जिस भी राज्य में नियुक्त कर रहे हो वहां का नहीं होना चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश के निवासी को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कभी भी नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात यह है, 35 वर्ष से राज्यपाल ऊपर का होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। एक और चीज है, अगर किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करी जा रही है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह लेना आवश्यक है। ये कुछ वैसा ही लगता है जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति पहले राष्ट्रपति करते हैं, फिर उनसे बुला के पूछते हैं कि बताओ मंत्रिमंडल में किस किस की नियुक्ति करूँ। तो ऐसे गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, गवर्नर बुलाता है सीएम को, कहता है बताइए मैं किस किस को मंत्रिमंडल में कर दूँ। ये बात ध्यान रखना, आगे आनंद रवि के केस में काम आता है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या गवर्नर का चुनाव क्यों नहीं करा देते? सर अगर इतनी बात है, बेटा हम गवर्नर का चुनाव इसलिए नहीं करा सकते, वरना गवर्नर और राष्ट्रपति में अंतर ही क्या रह जाएगा। फिर तो पश्चिम बंगाल के अंदर गवर्नर कहेगा मैं राष्ट्रपति के बराबर क्योंकि मैं चुन के आया हूँ, और राष्ट्रपति तो छोड़ी दो, वो तो सीधे सीधे ये कह देगा पश्चिम बंगाल को काटो, अलग देश घोषित कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति से की तरह पावरफुल गवर्नर भी हो गया, सीएम भी हो गया, पूरा तो है। अब राष्ट्रपति की जरूरत ही क्या है? वो अपनी शक्तियों को उनकी शक्तियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इस वजह से इस संवैधानिक पद को हम क्या नहीं करवाते, ना तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव दोनों नहीं कराते, इनकी नियुक्ति करी जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें लिखी हुई है। अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यही बात जो मैंने बोली कि गवर्नर पे कंट्रोल कब हो जाएगा, वही लिखिए। याद रखिएगा, सरकार ने कहीं पे गवर्नर कितने वर्ष के लिए रहेगा ये भी नहीं लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। अधिकतम अवधि कितनी है? 5 वर्ष की। देखिए गवर्नर क्या करेगा, अधिकतम कोई कहे गवर्नर फिक्स 5 साल के लिए रहेगा, कुछ नहीं पता। जब लगता है राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति के द्वारा पीएम साहब राष्ट्रपति कहेंगे बदल दो, बेटा इस वजह से आप देखना जब सरकार भी बदलेगी तो गवर्नर तुरंत के तुरंत इधर से उधर राज्यों के अंदर अपनी मर्जी में बिठाए जाते हैं। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कहती है और इसके चक्कर में केस भी हुआ था। ये कहा जाता है कि सरकारें अपना वर्चस्व बिठाने के लिए जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बन पाती वहाँ अपनी मर्जी का राज्यपाल भेज देते हैं, ताकि राष्ट्रपति शासन की धमकी भी देते रहे और राज्य को चलाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। ये गेम है राज्यपाल का। अब सुनिए पूरी कंट्रोवर्सी समझने से पहले,
बेटा जिस प्रकार से अनुच्छेद 1, 2, 3 के अंदर 123 के अंदर राष्ट्रपति को क्या शक्तियां मिली हैं कि वो किसी भी बिल पर, किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे और उनके पास में वीटो शक्तियां भी होती हैं। वीटो शक्तियां आप जानते हैं 3 तरीके की होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, सेम उसी तरीके से राज्यपाल के पास भी अनुच्छेद 111 के अंदर किसी भी विधेयक पर सहमति देने की शक्ति होती है। अब समझिएगा बड़े ध्यान से, यहां से एक नया मोड़ आने वाला है। क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बाध्य होते हैं? और हाँ, राष्ट्रपति होता नहीं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से, हाँ कि ना? क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के विधान परिषद से बाध्य होता है कि नहीं? यहाँ बहुत तगड़ा गेम है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि प्रेसिडेंट जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये बाध्य है। कौन बाध्य कर गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या ये पीएम प्लस केंद्रीय मंत्री परिषद के काम किस पे करेंगे? एड एंड एडवाइस। मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या राज्यपाल भी बाध्य है कि वो काम करे सीएम प्लस एस्कॉम? अगर ये शक्तियां राज्यपाल से छीन ली होती कि भैया तो मुख्यमंत्री की सलाह पे काम करोगे, तो बेटा राज्यपाल के पद को लेकर कोई विवाद आता ही नहीं। ट्विस्ट तो यहाँ पे आ गया कि सरकारों ने अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और विधान परिषद के मंत्री परिषद से किसी भी तरीके से बात नहीं, यानी राज्यपाल उस जगह का डिक्टेटर है, उसे जो लगेगा वो करेगा। यही सबसे बड़ा पावर क्लैश। मतलब प्रेसिडेंट बात कर रखा है जो पूरे देश को चला रहा है, लेकिन राज्यपाल एक छोटे से राज्य के अंदर तुमने बात नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यानी केंद्र का पूरा नियंत्रण किसी राज्य पे राज्यपाल के माध्यम से बन सकता है। बुद्धि लगाओ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैंने यश को भेजा यूपी के अंदर, यूपी के अंदर कांग्रेस है, मैंने कहा कांग्रेस सरकार के बहुमत को तुम लेना ही नहीं, कितना भी सिद्ध करने का प्रयास करें। तो इन्होंने कहा ठीक है। वो बेचारे बार बार आ रहे राज्यपाल से कि सर देखो देखो हमारा बहुमत से बुराई करना, मैं नहीं मानता। और इन्होंने उल्टा मुझे पत्र लिख दिया अनुच्छेद 365 के अनुसार कि यहाँ पर गवर्नर की रिपोर्ट पर लगा दो राष्ट्रपति शासन। मैंने इनके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सोचो गवर्नर की कौन। और यही अगर ये मुख्यमंत्री से बाध्य होते, यानी कि आपके सीएम से, तो फिर सीएम कह देता ना कोई जरूरत नहीं, हमारी मेजोरिटी तय हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नर के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात कह लो या बहुत ज्यादा पावर उसकी एक्सट्रीम कर लो। अब समझिएगा होता क्या है। ये दो कंसेप्ट बेटा अगर समझ गए तो तुम अब आर्यन नदी का केस भी समझ जाओगे, समझ, ठीक है? अब आ जाओ वापस मेन चीज पे आ जाते हैं। ये इनको देखिए, ये कौन है बेटा? तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम और गवर्नर आपको दोनों पता होना चाहिए। सीएम का नाम क्या है? एम के स्टैलिन, जो बड़ा अदाकारा रहते हैं, एक्टर रहते हैं, क्योंकि उनके भाई कालवा जाता है, उनके घर में भी सेलिब्रिटी सब रहे हैं, तो वो अपना चश्मा उश्मा लेकर बड़ा स्टाइलिश बंदे रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए ना वो बीजेपी के समर्थक है ना कांग्रेस के समर्थक है, उनकी अपनी खुद की पार्टी, ठीक है? आप सुनिए मजे की बात। बेटा ये जो गवर्नर साहब है, होता क्या है, पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक उच्च शिक्षा मंत्री थे तमिलनाडु के अंदर, जिनका नाम था पोनमुडी। क्या नाम था? ध्यान से सुनना। तमिलनाडु के अंदर, अरुण ध्यान देना इस पे, ये घटना यूपीएससी। तमिलनाडु के अंदर उच्च शिक्षा मंत्री थे जिनका नाम क्या था? पोनिमुडी। पोनिमुडी उच्च शिक्षा मंत्री थे। बेटा तमिलनाडु के अंदर इनको सजा हो गई, ईडी ने इनके यहाँ छापा मार दिया, 46.9 करोड़ रुपए का आरोप लगाया कि इन्होंने एम्बिजिलमेंट कराया, धोखाधड़ी करी। उसके बाद इन्हें कारावास हो जाता है कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। और हमारे यहाँ पर जन प्रतिनिधि अधिनियम है जिसकी धारा 8 की उपधारा 3 कहती है अगर आपको 2 वर्षों से ऊपर की सजा होती है, वो भी समझाऊंगा अभी, तो फिर आपकी सदस्यता तुरंत ही क्या हो जाती है? डिसक्वालीफाई हो जाती है। जैसे ही आपको सजा सुनाई कोर्ट ने, जैसे ही सजा सुनाई उसी दिन से आप क्या हो जाते हो? डिसक्वालीफाई। तो बेटा हुआ ये कि जब इन्हें 3 वर्ष का कारावास बोला गया तो हुआ नीचे वाली कोर्ट ने बोल दिया। अब जैसे किसी कोर्ट ने बोला तो इनकी सदस्यता चली गई। तो क्या ये उच्च शिक्षा मंत्री रह गए होंगे? सब तुरंत ही खत्म हो गया। लेकिन जब ये अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामले में राहत दे दी। पहला ये राहत दे दी कि तुम्हारा जो ये कन्विक्शन करा है, तुम्हें जो सजा सुनाई है, मैं उस पर भी स्टे लगाता हूँ, तुम्हारे खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है मैं उस पर भी स्टे लगाता हूँ। यानी दोनों पे स्टे लगाने का मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि अभी तुम सजा के पात्र नहीं हो, अभी वापस